रामपुर गांव में मोहन अपनी माँ शांति देवी और पत्नी सीमा के साथ रहता था। शांति देवी सख्त स्वभाव की थी। उन्हें लगता था कि बहू का काम सिर्फ घर तक सीमित होना चाहिए। अरे ओ सीमा रानी, कहाँ मर गई? सारा दिन टीवी के सामने बैठी रहती है महारानी बनकर, कामचोर कहीं की। क्या हुआ माँ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? घर की बहू हो, ज्यादा पढ़ाई लिखाई दिखाने की जरूरत नहीं। जी माँ जी, जैसा आप ठीक समझें। सीमा समझदार थी। उसे पता था हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। पास खड़ा मोहन भी ये सब देख रहा था। अरे सीमा, तुम माँ की बातों का गुस्सा मत करना। तुम तो जानती ही हो उनके स्वभाव को, वो ऐसी ही हैं बस। कोई बात नहीं जी, मैं समझती हूँ। कुछ ही दिनों में गांव में सूखा पड़ गया। फसलें बर्बाद हो गईं। मोहन की भी सारी फसल सूख गई और घर की आमदनी रुक गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? क्या खाएंगे? बस यही तो एक आमदनी का सहारा था। अब तो घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है माँ। किसी के सामने हाथ फैलाना हमारे खानदान की आदत नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। घर में चिंता थी, मुश्किलें बढ़ रही थी, लेकिन सीमा अब भी चुप थी। आखिरकार सीमा ने अपनी चुप्पी तोड़ी। माँ जी, अगर आप कहें तो मैं सिलाई का काम शुरू कर सकती हूँ। घर का गुजारा भी हो जाएगा। बहू हो तो बहू बनकर रहो, मेरी सास बनने की कोशिश मत करो। लोग क्या कहेंगे? तुम्हें तो बस बाहर जाने का बहाना चाहिए। कुछ करने की जरूरत नहीं, घर का काम करो बस। ठीक है माँ जी। सीमा ने बहस नहीं की और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन शांति देवी बीमार पड़ गईं। घर पर दवाइयों के पैसे भी नहीं थे। सीमा, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आप चिंता मत कीजिए जी, भगवान सब ठीक कर देंगे। सीमा ने अपने मायके से मदद नहीं मांगी, बल्कि अपने गहने गिरवी रख दिए, बिना किसी को बताए। और उसी दिन से सीमा ने घर के एक कोने में सिलाई शुरू कर दी, बिना अपनी सास को बताए। सिलाई से जो भी पैसे मिलते, सीमा चुपचाप मोहन को दे देती। समय बीतता है। धीरे धीरे घर के हालात सुधरने लगते हैं। शांति देवी की सेहत में भी पहले से बहुत सुधार था। सीमा, अब हालात सुधर रहे हैं। जब परिवार साथ हो तो मुश्किलें छोटी लगती हैं। मैंने कहा था ना, बस भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मोहन, इतने दिनों से ये सब कैसे चल रहा है? घर खर्च के अलावा मेरी दवा भी कितनी महंगी थी। आखिर इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं तूने कोई गलत काम तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ये सब तो आपकी बहू सीमा की वजह से है। और फिर मोहन ने सारी बात अपनी माँ को बताई।
शांति देवी की आंखें नम हो गईं। बहू, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। तुमने बिना मुझे ठेस पहुंचाए घर बचा लिया। मुझे माफ कर देना बेटी। माँ जी, रिश्ते निभाए जाते हैं, जताए नहीं जाते। सीमा ने और साबित ये कर घर दिया मेरा कि भी तो है। समझदार बहू वही होती है जो हालात से लड़ती है, रिश्तों से नहीं। अलक निरंजन भिक्षाम देही, कुछ खाने को दे दो बेटा। कई दिनों से साधु बाबा भूखे हैं, भगवान तुम्हारा भला करे। अरे ये कौन चिल्ला रहा है बे? इतना कहकर जग्गू आग बबूला हो जाता है और साधु बाबा का कॉलर पकड़ लेता है। तभी वहां जग्गू की माँ आती है और साधु बाबा को छोड़ने को कहती है। अरे निकम्मे, कर्म जले, छोड़ दे साधु महाराज को, छोड़ उन्हें या मार खाएगा। अरे काहे का साधु, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। आज के बाद अगर मुझे चिल्लाते हुए नजर आया तो जमीन में गाड़ दूंगा, समझ गया ना? सब लोग तुम्हारी तरह निकम्मे और कामचोर थोड़े ही हैं। भिक्षा मांगना उनका ताम है। लेकिन माँ, ये इतना शोर मचा रहा था तो मुझे तो गुस्से आएगा ही। चुप हो जा निठल्ले, बकवास मत कर। आप जाइए साधु महाराज, इसे माफ कर दीजिए, नादान है अभी। अलक निरंजन, अलक निरंजन, भगवान तुम्हारा भला करे। हे भगवान, इसे थोड़ी अकल भी दे देते। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से रोज तेरी शिकायतें आती रहती हैं, इसीलिए अभी तक तेरी शादी नहीं हुई है। हरियालीपुर नाम के इस गांव में जग्गू बदमाश अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। ये गांव बाहर से जितना शांत नजर आता है, भीतर से उतना ही डर में डूबा है। पूरा गांव सहमा रहता था। इस डर की जड़ एक ही आदमी था, जग्गू बदमाश। जग्गू कोई डाकू नहीं था, ना ही किसी गैंग का सरगना। वो था बस एक ताकतवर आदमी, जिसकी ताकत उसके शरीर से ज्यादा उसके डर में थी। माँ हर रोज भगवान के सामने बस एक ही प्रार्थना करती थी। हे भगवान, मेरे बेटे को ताकत से नहीं समझ से जीतना सिखा दो। इसे थोड़ी अकल दो भगवान। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। एक रात जग्गू गांव के जमींदार के घर से गाय को चुरा लाता है। माँ सो रही थीं, लेकिन गाय के रंभाने से उनकी नींद खुल जाती है और वो बाहर आकर देखती हैं। अरे कहाँ गया था इतनी रात को, और ये गाय कहाँ से लेकर आया है? अरे माँ, तुम जानकर क्या करोगी? इसे मैं चोरी करके लाया हूँ। हमारे पास तो गाय है नहीं, तो बिना दूध के मैं ज्यादा ताकतवर कैसे बनूंगा? और फिर ना ही कोई मुझसे डरेगा। क्यों, ठीक किया ना मैंने मेरी प्यारी माँ? क्या खाक ठीक किया करम जले, तू मर क्यों नहीं जाता बेगैरत? अगर तेरे पिताजी आज जिंदा होते तो तुझे चोरी करते देख खुदकुशी करके मर जाते। मुझे ज्यादा मत समझाओ माँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। हे भगवान, कैसी औलाद पैदा की है मैंने। तू जो बोल रहा है, जो भी कर रहा है, एक दिन इस सब का लेखा जोखा होगा ना,
उस दिन तू बहुत पछताएगा बेटा। अरे अरे अरे, रुको रुको, रुक जाओ माता जी, अब बस भी करो। जो जैसे करेगा वैसा ही भरेगा। बस हमें दिखता नहीं है बेटा, लेकिन भुगतना तो यहीं पड़ता है, इसी जन्म में। अरे मेरी माँ, आपके प्रवचनों से मैं अब अच्छा इंसान तो बनने से रहा। अच्छा होगा आप अब सो जाइए। लोग कहते थे, इसके सामने बोलना मतलब अपने लिए मुसीबत बुलाना। धीरे धीरे उसने गांव में एक नियम बना लिया। गांव में जो कोई भी जमीन बिके, पहले उसे जग्गू को बताना होगा। एक दिन गांव के किसान सुरेश ने जग्गू को अपनी जमीन बेचने से मना कर दिया। वो बोला, ये मेरे बाप दादा की जमीन है, मैं जिसे चाहूं बेचूं, कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें अपनी जमीन नहीं दूंगा। ये तूने अच्छा नहीं किया सुरेश। इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना बस। तुझे तो अब मैं बताऊंगा। और फिर उस रात सुरेश घर नहीं लौटा। बस सुबह नदी में उसकी लाश मिली। कोई कुछ नहीं बोला। कोई रोया नहीं। डर ने सबका मुंह बंद कर दिया था, जबकि सब जानते थे कि ये काम जग्गू का ही है। जब यह खबर जग्गू की मां तक पहुंची तो वो कांप उठी। बेटा, तू बहुत गलत रास्ता चुन रहा है। देखा मेरा खौफ? गलत सही गरीबों के लिए होता है माँ, ताकत वालों के लिए बस मौका होता है। जिस दिन तुझे तेरे किए का डर सताएगा, उस दिन कोई तेरे साथ नहीं होगा। अरे 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 मेरी माई, तू फिर से शुरू मत हो जाना। मां की आंखों से आंसू बह निकले। ऐसे ही देखते देखते 4 साल बीत गए। और सभी गांव वाले जग्गू से परेशान रहने लगे। उसने गांव में खूब लूट मचाई और चोरी चक्कारी से एक आलीशान घर भी बना लिया। और तो और, अब जग्गू की शादी भी हो चुकी थी और उसकी एक प्यारी सी बेटी भी थी। उसकी पत्नी सुमन समझदार थी, पर डरती थी। एक रात सुमन बोली, हमें अब सब कुछ मिल गया है, अब ये रास्ता छोड़ दो। हमारे पास अब किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अरे मूर्ख औरत, तुझे पता है ये घर बार, ये नौकर चाकर, खेत खलियान, ये सब तेरे बाप के पैसों के नहीं हैं, मेरे पैसों के हैं। ये सब मुझे इसी रास्ते से मिला है और तू मुझे इसे छोड़ने को कह रही है। मैं तो हमारे आने वाले अच्छे भविष्य के लिए कह रही थी। आपके बुरे कर्मों का लेखा जोखा कहीं हमारी बेटी को ना चुकाना पड़े। मैंने तुमसे कोई सलाह मांगी क्या? अपनी फिलॉसफी मुझ पर मत झाड़ो। रही बात मेरी बेटी की, तो उसे मैं राजकुमारी की तरह रखूंगा। उसकी फिक्र तुम तो मत ही करो। और फिर एक रात जब जग्गू घर लौटा, घर का दरवाजा खुला था। अंदर सन्नाटा था। उसने आवाज दी, सुमन, मां, अरे कहां मर गए सबके सब? कोई जवाब नहीं। जग्गू ने अंदर जाकर देखा, सामान बिखरा पड़ा था। मां और सुमन फर्श पर पड़ी थी, सांसें थम चुकी थीं।
जग्गू घुटनों पर गिर पड़ा। वो चिल्लाया और जोर जोर से रोने लगा। नहीं, नहीं, ये क्या हो गया? अब मैं किसके लिए जीऊंगा? ये धन दौलत अब किस काम की? पर कोई नहीं आया। जिस गांव को उसने डराया था, वही गांव अब उसे अकेला छोड़ चुका था। जग्गू को पहली बार महसूस हुआ, वो कभी ताकतवर था ही नहीं, वो बस लोगों की मजबूरी पर खड़ा था। जग्गू वही घर, वही दौलत लिए अकेला रह गया। कोई बात करने वाला नहीं, कोई डरने वाला भी नहीं। लोग सच ही कहते हैं, मौत से बड़ा दंड अकेलापन होता है।